तक काफी, जैसे हम बात करें कि आज से 5 साल 7 साल तक इतना सा समझाया जाता था, लेकिन अब इसमें क्या जुड़ गया है वो देखो। चौथी जो कंडीशन है अपने पास, उसे एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। चौथी कंडीशन है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सर ये तो थर्ड कंडीशन है, इसमें टर्म्स कंडीशन क्या लगा दी वो देखो। जैसे अगर ये सिर्फ थर्ड कंडीशन तक की बात होती तो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रहता, ऑब्जेक्ट यहां पे आपको दिखाई देता, ये ऑब्जेक्ट ए पे दिखाई देता। लेकिन आगे कंडीशन क्या है कि हमने बाहर से एक फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल हमने लगाया, और जबरदस्ती ए को कहां तक लेके गए, हम बी तक लेके गए, जबरदस्ती इस तरीके से दबा के बी तक लेके गए हैं। अब जब ये बी पे पहुंचा है तो हमने क्या किया, जो जबरदस्ती से लगाया गया फोर्स था वो वापस हटा लिया, जैसे हाथ से दबाया था हाथ को हटा लिया। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, यदि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड की, तो आपके पास ऑप्शन है कि इस तरीके से, या आपके पास ऑप्शन है यहां से कि ये लिक्विड से बाहर चला जाएगा। ऑप्शन डी, लिक्विड से बाहर चला जाएगा। इस तरीके से मैं यहां बना देता हूं, ये ऑप्शन डी है, लिक्विड से बाहर एकदम। कौन सा आंसर सही होगा? अब कुछ के दिमाग में चल रहा है ये, जैसे मैंने प्लास्टिक बॉल को लिया, लिक्विड में दिया, वो अचानक से बाहर आ जाती, लेकिन मेरे भाई ये क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? नो। तो ये कंडीशन कहां पे होती है एप्लीकेबल? ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है जब हम सबमरीन तैयार करते हैं, सबमरीन तैयार करते हैं। उसे क्या किया जाता है, इंजन ऑन करके पानी के अंदर छोड़ा जाता है, सारे इंजन बंद हो, जहां है वही रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, जहां है वही रहेगी स्टेबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो पोजीशन बी पे रहेगी। सर हम कैसे मान ले, हमने तो कभी देखा नहीं। तो एक काम करो, एक पॉलीथीन लेके उसमें पानी डाल के, पानी को पूरा पॉलीथीन को ऊपर से टाइट बंद करके पानी के अंदर छोड़ दो, जहां छोड़ोगे वहीं तैरेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। कंडीशन ये लागू होगी। तो ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल ये कंडीशन पूछी जा रही है। एफ एक्सटर्नल वाली कंडीशन लगा के यहां से, तो आंसर क्या आएगा, तो ऑब्जेक्ट जहां है वही रहेगा। सर लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि जो यहां फोर्स लगेगा, ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जी इज इक्वल टू, ये तो इसके ऊपर लगने वाला अब थ्रस्ट है। अब इसके बाद यहां से हम देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अगर अब थ्रस्ट लग रहा है, और ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट, नीचे की तरफ क्या लगाता है, वेट mg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मास किसके बराबर रहता है अपने पास, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इसके बराबर। तो इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं। अब यहां से देखो वॉल्यूम और जी बराबर, तो डेंसिटी अगर बराबर है तो यहां ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों फोर्स इक्वल हैं, और जब फोर्स इक्वल है तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आने के कारण ये ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा, इस वजह से। तो ये 4 कंडीशन है लॉ ऑफ फ्लोटेशन की, जो आपको ये सब चीजें जानने में मदद करती है। पास्कल के नियम के बाद, आर्किमिडीज के नियम के बाद अपने पास आता है एक छोटा सा टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, इसे दूसरा नाम दिया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है अपने पास सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व, और ये है अपने पास विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व।
चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं, इससे आगे हम जान लेते हैं क्या कहना चाह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर अपने पास रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो आर डी रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए माप रहे हो तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये अगर लिक्विड के लिए माप रहे हो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सर 4 डिग्री सेल्सियस में क्यों? तो दो रीजन है इसके पास, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा रीजन यह है वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं रहती। जैसे वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, या फिर सीजीएस यूनिट में करोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये रहता। तो रिलेटिव डेंसिटी में ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी है, तो ध्यान दीजिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ना इसकी विमा होती ना इसका मात्रक होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट आपसे अगर यहां से पूछा जाए, देखो ये दे के पूछे चाहे ये दे के, बात एक ही है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि किस डिवाइस की सहायता से इसे मेजर करते हैं, तो डिवाइस अपने पास हाइड्रोमीटर, और अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये था रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक कंसेप्ट अपने पास। रिलेटिव डेंसिटी लिखो चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखो, इस तरीके से आपको चाहिए। अब यहीं से एक न्यूमेरिकल आता है अपने पास, वो देख लेते एक बार। यहां तो पर्टिकुलर जैसे आपने वाटर लिया है, लेकिन यहां न्यूमेरिकल कैसे बन जाता है वो एक बार देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 3/4 भाग पानी के अंदर डूबा हुआ है, 3/4 पार्ट इनसाइड वाटर है, तो आप बताओ कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी? दोनों की डेंसिटी का रेशियो एज इट इज लिखता हूं। अब यहां से देखो कुछ पार्ट बाहर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो इनमें कम कौन सा, ऊपर वाला, और ज्यादा कौन सा है, नीचे वाला। ये आंसर होगा। कल को अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से देता है कि किसी ऑब्जेक्ट का 1/6 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इनसाइड का कंसेप्ट था, दिखाई दे रहा 1/6, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? अब जो दिखाई दे रहा टोटल 1 माइनस जो दिखाई दे रहा उसे माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 5/6। अब यहां ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, लिक्विड की रेशियो क्या हो गया 5/6। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला इसे उल्टा कर देगा, ये कहेगा कि 5/9 पार्ट आपको विजिबल है, 5/9 पार्ट विजिबल है, तो अब बताओ उनकी डेंसिटी का रेशियो क्या होगा? आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। विजिबल ये है तो क्या हो जाएगा अपने पास 9 - 5 4/9 ये रहेगा अपने पास, तो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से देता कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1:3 है, तो बताओ कितना पार्ट लिक्विड का इनसाइड, सॉरी कितना पार्ट ऑब्जेक्ट का इनसाइड लिक्विड रहेगा? क्या लिखेंगे 1/3 इनसाइड, बचिया कितना 2/3 आउटसाइड। यहां तक क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से सारा आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली प्रमेय। अब एक बार इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसके बाद हम यहां से देख रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम में, इससे आगे अपने पास क्या आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी को इन शॉर्ट में पीई प्लस काइनेटिक एनर्जी केई प्लस प्रेशर एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, पी डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, इज कांस्टेंट। जब भी ऐसा हो कि सब एनर्जी का सम कांस्टेंट रहे, जब भी ऐसी प्रोसेस आ जाए कि सब एनर्जी का सम कांस्टेंट रहे, तो वो किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित होता है। यहां तक हम देख चुके हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए बर्नौलीज थ्योरम किसको फॉलो करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgh, काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ mv² प्लस प्रेशर एनर्जी अपने पास pv लिख सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हो। ये सम क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं मान के चलूं कि मास क्या है, कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट से सबको डिवाइड कर देते, इधर भी और इधर भी। तो कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इस m से ये m कैंसिल, इस m से ये m कैंसिल। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, डेंसिटी। अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, p बाई रो, ये वाला पार्ट मैं आगे लिख रहा हूं, हाफ v², ये वाला पार्ट, और ये क्या है, gh। ये क्या आएगा अपने पास, कांस्टेंट आ जाएगा, ये क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहीं से अगर एक कंसेप्ट आप बनाना चाहो तो कंसेप्ट क्या बनेगा, कंसेप्ट ये बनेगा कि इफ द स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीज, अगर तरल की चाल को आप बढ़ा दोगे, मतलब v की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, क्या g की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं। क्या h में कोई चेंज आएगा, नहीं। क्या डेंसिटी में, तो नहीं। चेंज किस में आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा। ये क्या है, इधर P क्या है, प्रेशर, रो डेंसिटी, और V क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, या तो स्पीड लिखो या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लिखो। इसमें लिक्विड और गैस दोनों काउंट करते हैं। तो यहां से क्या है कि अगर आपने फ्लूइड की स्पीड को इंक्रीज किया, देन प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड, तरल के द्वारा लगाया गया दाब, अप्लाइड बाय फ्लूइड विल बी, क्या होगा, कम या ज्यादा, तो डिक्रीज हो जाएगा, विल बी डिक्रीज। मतलब ओवरऑल कंसेप्ट क्या निकल के आया है अपने पास कि अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करे तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज यहां तक का बर्नौलीज थ्योरम आप कवर कर चुके हो। ये थी थ्योरम किस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है। फाइनली रिजल्ट क्या है, ये आया है। सर कैसे, क्या ये चीज हम एक एक्सपेरिमेंट से शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान के चलो कि ये आपका घर है, ये आपका घर, इस तरीके से। अब यहां से अगर तेज आंधियां चल रही हैं, यहां से अगर तेज आंधियां चल रही हैं, तो यहां V की वैल्यू क्या हो गई, बाहर ज्यादा, तो यहां हवा का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम। नीचे अंदर जो हवा है उसकी स्पीड क्या है, कम, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, ज्यादा हो जाएगा। अब अंदर हाई प्रेशर, बाहर लो प्रेशर, तो ये जो टीन शेड है ये उड़ के कहीं दूर चला जाएगा, उड़ के कहीं दूर चला जाएगा। तो ये टर्म बोली जाती है ब्लो ऑफ, छत का उड़ना, ब्लो ऑफ रूफ ऑफ हाउस, रूफ ऑफ हाउस ड्यूरिंग स्ट्रॉम। तूफान आने पे घर की छत का उड़ना, वो किसको शो करता है, इस वाले पार्ट को। और ये किस पे बेस्ड है, बर्नौलीज थ्योरम। तो तेज तूफान आने पे, ये आंधी आने पे
घर की छत का उड़ना वो किस पे आधारित है? बर्नौलीज थ्योरम पे आधारित।